नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रोजाना के कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय में। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। सबसे पहले आपको इस शो का फॉर्मेट बता देते हैं। इस शो में हम आपके शेयर बाजार से जुड़े हुए सवालों पर जवाब पाते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर दिन एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं। आज जो मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं मिस्टर ब्रिजेश सिंह, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, ओपिलेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी बिल्कुल। और साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह भी जुड़ चुके हैं जो आपके सवाल हमारे मार्केट एक्सपर्ट तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। चलिए सर, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि सर 24,300 के लेवल्स के हम पास कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में सर जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अगला ट्रिगर जो है वो बाज़ार के लिए बजट होने वाला है। ऐसे में सर किस तरह से देखते हैं और मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है बजट तक? देखिए अंकित जी, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है जी। बजट के सिनेरियो से अगर हम लेके चले, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 22 जुलाई या 24 जुलाई को है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ओवरऑल वहाँ तक के लिहाज से अगर मैं जुलाई के महीने के लिहाज से कहूँ तो मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है। अच्छा, अगर आप बिकवाली भी देखते हैं तो आप देखिए कि एक जो पिछला स्विंग लो है उसको ब्रेक करता नहीं है। उसके बाद में एक बेस फॉर्मेशन होता है, वहाँ से फिर एक दोबारा बाइंग आती है और जो दोबारा बाइंग आती है वो वॉल्यूम के समय आती है। तो दैट इंडिकेट्स दैट कि ट्रेंड मजबूत है। अगर हम उसको और सिंपल फेज में समझने की कोशिश करें तो हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस समय निफ्टी जो है 24,278 या 24,300 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मत है कि जब तक 24,100 या 23,900 ब्रेक नहीं करता है तब तक शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बाय और डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। रही बात ऊपर की क्या लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल सकते हैं, तो मेरा ऐसा मत है कि 24,490 24,500 का लेवल एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर उसके ऊपर हम सस्टेन होते हैं तो 24,620 का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी की 2 दिन पहले एक्सपायरी थी और अगर हम उस टाइम के लिहाज से देखें तो ट्रेंड एक हल्का नमराइश वाला था। बट हमने ये देखा बुधवार के दिन के जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में जो खरीदी आई वो लगभग 800-900 पॉइंट को उसको ऊपर लेके गई और कल के सत्र में भी बिकवाली देखने को मिलती है और आज के सत्र में भी देखने को मिली है। लेकिन 52,590 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो 51,900 का एक सपोर्ट है और एक मौजूदा सपोर्ट इमीडिएटली 52,500 का है। तो ये 2 लेवल है बैंक निफ्टी के लिए जो कि ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हम 51,900 को लेके चलेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 52,750 से 52,800 का है और अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 53,300 53,350 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो बाय और डिप की स्ट्रेटेजी लेके चले। लेकिन जैसे मैं हर बिजनेस चैनल में कहता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, चाहे इंडाइसी में करें चाहे स्टॉक्स में करें, स्टॉप लॉस जरूर लगा के करें। जी सर, बाय ऑन डिप की बात की आपने तो आज एक काउंटर है HDFC बैंक, उसमें भी आज गिरावट आई है। तो ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर भी अपनानी चाहिए इस समय पर? तो देखिए, पहला तो मत है कि व्यू आपका कौन सा है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप ट्रेड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ में हुआ है और अभी भी लोअर एंड पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछला हफ्ते का जो लो था उसको उसने ब्रेक नहीं किया है। तो 1640 1645 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर जो दूसरा सपोर्ट आएगा प्ले करने में वो 1580 का आएगा। तो किसी ने अगर ऊपर के लेवल में बाइंग कर रखी तो आप 1640 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। किसी का मत है कि क्या, अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या हम बाइंग कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपका रुझान 2 महीने 3 महीने का है शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो आप 1640 उसके नीचे अगर ट्रेड करता तो आप बाइंग कीजिए और 1540 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1800-1820 के रहेंगे। ये लगभग 2 से 3 महीने के लिहाज से। तो बाय और डिप की स्ट्रेटेजी इसमें भी एप्लीकेबल है, लेकिन मौजूदा सर पे नहीं, क्योंकि मौजूदा सर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए सर, सवाल बहुत आ रहे हैं और पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो संदीप जी का सवाल है कि सर BHEL के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? इनके पास 100 शेयर्स हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 285 रुपीज़ की है सर।
तो मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये कि आप बने रहिए 317 पे आसपास पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 330 के आसपास का निकलता है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 355 से 360 का निकलता है। तो टारगेट आप 360 का ही लेके चलिए, लेकिन 330 पे आता है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। नीचे मैं आप ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि सिंस आपकी बाइंग 285 के आसपास है, 302 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 330 और 358 या 360 का एक टारगेट है, आप उसको लेके चलिए। नहीं करता तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 330 और 358 या 360 का एक टारगेट है, आप उसको लेके चलिए। जी सर। सर अगला सवाल अंशुमन गुप्ता जी का आ रहा है। ये उज्जीवन स्मॉल फिनांस के इनके पास 1100 शेयर हैं, बाइंग प्राइस इनकी 11 रुपये है। ये इस पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं सर। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो 44 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, राइट? जी जी जी। या सो देखिए, ओवरऑल ट्रेंड इस समय इसमें थोड़ी बिकवाली है, एक लोअर टॉप फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर को देखते हुए 44 का भाव चल रहा है। अगर ये 40 ब्रेक करता है तो एक बार आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मान के चलिए। अगर 40 ब्रेक करके नीचे ट्रेड तो एक बार आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मान के चलिए। अगर 40 ब्रेक करके नीचे ट्रेड तो हम 40 रुपया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलेंगे। तो फिर ये 33 और 30 तक पे भी जा सकता है। तो हम 40 रुपया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलेंगे। रही बात ऊपर में, तो 50 और 52 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो उसके रही बात ऊपर में, तो 50 और 52 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो उसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसका जो लेवल है ऊपर में आपको जो देखने को मिल सकता है, ऊपर ट्रेड करता है तो इसका जो लेवल है ऊपर में आपको जो देखने को मिल सकता है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 75 रुपये तक भी जा सकता है। वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 75 रुपये तक भी जा सकता है। तो लॉन्गर टर्म व्यू है, अगर आपका 1.5 से 2 साल का है तो आप उसमें 75 रुपये का टारगेट लेके चलिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक 40 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। जी सर, अगला सवाल राजू जी का है और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास अनमोल इंडिया के शेयर्स हैं और इनकी बाइंग प्राइस 60 रुपये की है और ये पूछ रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आई थिंक सर स्टॉक पहले ही 35 रुपये पर आ चुका है, तो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही चुका है आपका। तो सर क्या राय होगी आपकी? तो अनमोल इंडिया की अगर हम बात करें तो अनमोल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जैसे आपने कहा कि ट्रेंड अगर हम देखें तो लोअर टॉप ओवरऑल जैसे आपने कहा कि ट्रेंड अगर हम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं शॉर्टर टर्म लॉन्गर टर्म मूविंग है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को देखें तो शॉर्टर टर्म लॉन्गर टर्म मूविंग है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को देखें तो 48 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। 48 रुपये का भाव है तो वो 48 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। 48 रुपये का भाव है तो वो 48 रुपये के रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश तो कर रहा है 30-32 रुपये के आसपास रुपये के रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश तो कर रहा है 30-32 रुपये के आसपास, बट मुझे लगता नहीं है कि वो कारगर साबित होगा। फिर भी एनी हाउ
बट मुझे लगता नहीं है कि वो कारगर साबित होगा। फिर भी एनी हाउ मैं यही कहूँगा कि 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, और अगर ये इसको जो पहला मैं यही कहूँगा कि 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, और अगर ये इसको जो पहला रेजिस्टेंस है वो लगभग 39 रुपीज़ का है और दूसरा रेजिस्टेंस 52 रुपये का है। तो जब तक 52 रुपये के रेजिस्टेंस है वो लगभग 39 रुपीज़ का है और दूसरा रेजिस्टेंस 52 रुपये का है। तो जब तक 52 रुपये के ये कुछ देखे जाएगा तो आप ऊपर ये ट्रेड नहीं करता अनमोल, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देखे जाएगा। तो आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस 39 और 52 ये दो लेवल ध्यान में रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 30 रुपये का स्टॉप लॉस 39 और 52 ये दो लेवल ध्यान में रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी सर। अगला सवाल नैन्सी जी का है। इनके दो काउंटर्स हैं, पहला है IDFC, बाइंग प्राइस है 123 रुपये, और दूसरा है लेमन ट्री, इसकी बाइंग प्राइस 141 रुपये है। ये इन दोनों का पोजीशन स्विच करना चाहते हैं, क्या ये सही डिसीजन होगा सर? तो IDFC 121 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो एक रेंज इसने बनाई है, नीचे में 111, ऊपर में देखें तो आपका 127 128 का एक रेंज है, और वो रेंज को तोड़ने की ऊपर में कोशिश कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा IDFC के बारे में कि बने रहिए। अगर 116 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, अगर 117 127 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो ये आपको, अगर आपका व्यू 2 से 4 महीने के लिहाज से है तो लगभग 145 से 148 के लेवल दिखा 2 से 4 महीने के लिहाज से है तो लगभग 145 से 148 के लेवल दिखा देगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 115 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रही बात लेमन ट्री में, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 115 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रही बात लेमन ट्री में, तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। आज के सत्र में ये भी देखा गया है कि वॉल्यूम के संग में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और निचले स्तर पे एक बाइंग के संग में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और निचले स्तर पे एक बाइंग करके इस समय 147 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो करके इस समय 147 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी का व्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिहाज से, तो लगभग 140 का सपोर्ट आ रहा है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर हम 2 से 4 महीने के लिहाज से चले तो 128 रुपये का अच्छा एक सपोर्ट है। तो 128 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहने की सलाह रहेगी। रही बात टारगेट की, तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 164 165 का पहला लेवल निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 180 का आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए 128 का स्टॉप लॉस और 165 फॉलोड बाई 180, ये दो लेवल टारगेट के तो आप ले सकते हैं। जी सर, अगला सवाल चांदनी गुप्ता जी का है। जी सर, अगला सवाल चांदनी गुप्ता जी का है, और ये पूछ रही हैं कि सर इनके पास HBL पावर के 50 शेयर मौजूद हैं, और ये पूछ रही हैं कि सर इनके पास HBL पावर के 50 शेयर मौजूद हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 80 रुपये की है सर, और शेयर इस समय 500, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 80 रुपये की है सर, और शेयर इस समय 542 रुपये पर चल रहा है सर। तो इन्होंने मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा ही लिए हैं, लेकिन फिर भी इनका 42 रुपये पर चल रहा है सर। तो इन्होंने मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा ही लिए हैं, लेकिन फिर भी इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। क्या एडवाइस होगी सर आपकी? तो सबसे पहली बात तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, क्या एडवाइस होगी सर आपकी? तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट करते हैं।
मैं यही कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। क्योंकि मान के चलिए किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है, और इनके प्रश्न के लिहाज से भी मैं ये कहूँगा कि पहले तो बने रहिए। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 1 से 3 महीने के लिहाज से अगर हम लेके चलें तो लगभग 500 रुपया 505 का अच्छा सपोर्ट है, तो उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। रही बात इनके प्रश्न के लिए भी, तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 505 का बना के चलिए। अगर 505 ब्रेक करता है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, एक बार अपने कैपिटल को निकालना चाहिए थोड़ा सा। रही बात ऊपर में 1 से 3 बुक जरूर करना चाहिए, एक बार अपने कैपिटल को निकालना चाहिए थोड़ा सा। रही बात ऊपर में 1 से 3 महीने के लिए आसे, तो 580 585 का एक पहला एक रेजिस्टेंस है, वो एक टारगेट बताओ। महीने के लिए आसे, तो 580 585 का एक पहला एक रेजिस्टेंस है, वो एक टारगेट बतौर आप अजम्पशन कर सकते हैं। और अगर 3 से 6 महीने लेके चले तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इसका अजम्पशन कर सकते हैं। और अगर 3 से 6 महीने लेके चले तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में इतना पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, लगभग आपको 700 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो 3 से 6 महीने के लिए यहाँ से 700 रुपये का टारगेट रहेगा, 500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। स्टॉक में इतना पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, लगभग आपको 700 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो 3 से 6 महीने के लिए यहाँ से 700 रुपये का टारगेट रहेगा, 500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। मौजूदा सर पे भी अगर किसी को बाइंग करनी है तो आप वो बाइंग कर सकते हैं। जी सर, इनका मौजूदा सर पे भी अगर किसी को बाइंग करनी है तो आप वो बाइंग कर सकते हैं। जी सर, इनका ही एक और काउंटर पे सवाल है, और वो है जे कुमार इंफ्रा पर, और इसके 100 शेयर हैं इनके पास। एक और काउंटर पे सवाल है, और वो है जे कुमार इंफ्रा पर, और इसके 100 शेयर हैं इनके पास। बाइंग प्राइस 150 रुपए की है सर। बाइंग प्राइस 150 रुपए की है सर। यहाँ पे भी सर मल्टी बैगर रिटर्न 8 यहाँ पे भी सर मल्टी बैगर रिटर्न 896 का भाव चल रहा है इस समय जी। जय कुमार 896 का भाव चल रहा है इस समय जी। जय कुमार इंफ्रा। तो मैं फिर एक और बार इनको शुभकामनाएं दूंगा। तो मैं फिर एक और बार इनको शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छे काउंटर्स इन्हें लेके रखे हैं, और देखिए पैसा बहुत अच्छे काउंटर्स इन्हें लेके रखे हैं, और देखिए पैसा जो बनता है, जो या फिर आई वुड बी यूजिंग लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। ट्रेडिंग ऑलवेज मेक मनी, बट वेल्थ जो क्रिएट जो बनता है, जो या फिर आई वुड बी यूजिंग लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट वो इन्वेस्टमेंट से होती है। तो देखिए आप इस समय 896 का आसपास में भाव है इसका। वेल्थ यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। ट्रेडिंग ऑलवेज मेक मनी, बट वेल्थ जो क्रिएट होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है। तो देखिए आप इस समय 896 का आसपास में भाव है इसका। तो 40 745 के आसपास का अगर वो ब्रेक स्टॉक्स में एक अच्छा सपोर्ट है 740 745 के आसपास का, अगर वो ब्रेक नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस बतौर मैं ये कहूँगा कि इसमें नहीं करता है तो वो एक आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस बतौर मैं ये कहूँगा कि इसमें पोटेंशियल है और ऊपर जाने के, एक 4 डिजिट तक जाने के फिगर है। तो हम 1050 को पहला पोटेंशियल है और ऊपर जाने के, एक 4 डिजिट तक जाने के फिगर है। तो हम 1050 को पहला लेके चलेंगे। 1050 का एक लेवल है कि जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इसमें दिखवाली देखने को मिल सकती है। और
चलेंगे 1050 का एक लेवल है कि जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इसमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। और अगर व्यू हम एक्सटेंड करते हैं 1 से 2 साल के लिहाज से, तो ये 1300 रुपये तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। व्यू हम एक्सटेंड करते हैं 1 से 2 साल के लिहाज से, तो ये 1300 रुपये तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जो 3 से 6 महीने के लिहाज से, मैं यही कहूँगा 740 का स्टॉप लॉस लेके बने। शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जो 3 से 6 महीने के लिहाज से, मैं यही कहूँगा 740 का स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। 1000 आसपास 1050 के आसपास में आता है तो एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। और 1000 आसपास 1050 के आसपास में आता है तो एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। और दूसरा जो लेवल बताया 1300, वो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल या 1.5 साल में वो अचीवेबल हो सकता है। दूसरा जो लेवल बताया 1300, वो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल या 1.5 साल में वो अचीवेबल हो सकता है। जी सर, हम स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं। मुझे लगता है सर कि इन्वेस्टर ऑफ द डे तो आज चांदनी जी सर, हम स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं। मुझे लगता है सर कि इन्वेस्टर ऑफ द डे तो आज चांदनी जी निकल गई हैं। 100%। देखिए, यही चीज है। जी निकल गई हैं। 100%। देखिए, यही चीज है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। और अच्छे अगर वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। और अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक्स में अगर मान के चलिए, अगर कोई किसी लेवल के हिसाब से, अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक्स में अगर मान के चलिए, अगर कोई किसी लेवल के हिसाब से अगर आपकी बाइंग भी अगर गलत हो जाती है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल साउंडेड कंपनी है, तो आप उसको नीचे के बाइंग भी अगर गलत हो जाती है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल साउंडेड कंपनी है, तो आप उसको नीचे के लेवल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ, तो मैं कभी भी निचले लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं देता, एवरेज करने की सलाह नहीं देता। आई ऑलवेज ट्राई टू से कि अगर आपने जो बाइंग किया और उसके ऊपर चल रहा है और इट इज़ मेकिंग हायर हाई, तो आप वहाँ पर और एक्यूमुलेट कीजिए, सो दैट यू वुड बी मेकिंग अ मोर प्रॉफिट इन इट। बट जनरली जो कॉन्सेप्ट है मार्केट का, वो उल्टा ही है, नीचे के स्तर में एवरेज कराते हैं। पर अगर टेक्निकली और फंडामेंटल साउंड कंपनी है, तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म के हिसाब से, अगर 1 से 2 साल का है कंपनी है, तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म के हिसाब से, अगर 1 से 2 साल का है। बिल्कुल। सवाल ले लेते हैं सर। सत्येंद्र जी का सवाल आ रहा है या 3 साल या 5 साल का है। बिल्कुल। सवाल ले लेते हैं सर। सत्येंद्र जी का सवाल आ रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर है 500 क्वांटिटी है 63 रुपीज़ के रेट पर, और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर है 500 क्वांटिटी है 63 रुपीज़ के रेट पर, और ये इन्होंने 65 रुपये के रेट पर लिया है सर। इनका दूसरा है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन्होंने 65 रुपये के रेट पर लिया है सर। इनका 3 महीने का व्यू है, क्या सलाह देंगे सर इन्हें? 3 महीने का व्यू है, क्या सलाह देंगे सर इन्हें? सो IRB इंफ्रा के बारे में मैं यही कहूँगा कि कैन यू रिपीट व्हाट रेट ही बॉट इट? IRB इंफ्रा के बारे में मैं यही कहूँगा कि कैन यू रिपीट व्हाट रेट ही बॉट इट IRB इंफ्रा? सर 65 रुपीज़ रेट है इनका। IRB इंफ्रा सर 65 रुपीज़ रेट है इनका। अच्छा, और IOB भी शायद 65 का, 63 के आसपास। यस सर। ओके, तो IOB और IOB भी शायद 65 का, 63 के आसपास। यस सर। ओके, तो IOB और या मैं IRB की पहले बात करूंगा। IRB अगर हम देखें, और या मैं IRB की पहले बात करूंगा। IRB अगर हम देखें तो जो शॉर्टर टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है, उसके आसपास में ही ये ट्रेड
जो शॉर्टर टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है उसके आसपास में ही ये ट्रेड कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 72 रुपये के आसपास है। जब तक 72 रुपये क्रॉस ट्रेड कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 72 रुपये के आसपास है। जब तक 72 रुपये क्रॉस नहीं करता है तो मेरा ऐसा मानता है कि ये रीजन में रेंज में ही ट्रेड करेगा, नीचे में 60-62 नहीं करता है तो मेरा ऐसा मानता है कि ये रीजन में रेंज में ही ट्रेड करेगा, नीचे में 60-62 का एक सपोर्ट है, ऊपर में 72 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसी दायरे में का एक सपोर्ट है, ऊपर में 72 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसी दायरे में ही ये ट्रेड करेगा। तो 62 रुपये का स्टॉप लॉस है बने रहने की सलाह रहेगी। बहुत ही ये ट्रेड करेगा तो 62 रुपये का स्टॉप लॉस है बने रहने की सलाह रहेगी। 72 के ऊपर अगर ये काउंटर ट्रेड करता है तो आपको के ऊपर अगर ये काउंटर ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट दिखा सकता है और मेरा ऐसा मत है कि ये 72 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया प्रॉफिट दिखा सकता है और मेरा ऐसा मत है कि ये 72 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 80 to 85 रुपीज इन 1 month or 3 month टाइम। It can go up to the level of 80 to 85 rupees in 1 month or 3 month time। लेकिन 62 रुपये का स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान में रखिए। रही बात आयु लेकिन 62 रुपये का स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान में रखिए। रही बात IOB की, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर मैं करूँ तो इंडियन ओवरसीज बैंक में भी अगर आप देखेंगे की इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर मैं करूं तो इंडियन ओवरसीज बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है लगभग तो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है लगभग 61 रुपये के आसपास में आती है। अगर वो ब्रेक कर दिया तो आप स्टॉक को देखेंगे कि 61 रुपये के आसपास में आती है। अगर वो ब्रेक कर दिया तो आप स्टॉक को देखेंगे कि 55 या 58 के आसपास में ट्रेड करेगा। तो वो एक जरूर ध्यान में लेके चलिए। 55 या 58 के आसपास में ट्रेड करेगा तो वो एक जरूर ध्यान में लेके चलिए। 67 के आसपास में उसका एक रेजिस्टेंस है तो 67 के आसपास में उसका एक रेजिस्टेंस है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो 67 का लेवल अचीवेबल होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो 67 का लेवल अचीवेबल होगा। चाहे तो थोड़ा सा लॉस बुक करके स्विच कर सकते हैं, चाहे तो एक फेडरल बैंक चाहे तो थोड़ा सा लॉस बुक करके स्विच कर सकते हैं, चाहे तो एक फेडरल बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। आज के समय में लगभग 186 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आप निवेश कर सकते हैं। आज के समय में लगभग 186 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नया 52 वीक टॉप भी मारा है 9,000 रुपये। चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं। 3 महीने के लिहाज से आप होल्डिंग नया 52 वीक टॉप भी मारा है 9,000 रुपये। चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं। 3 महीने के लिहाज से आप होल्डिंग कर सकते हैं। 170 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। और मेरा ऐसा मत है होल्डिंग कर सकते हैं। 170 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। और मेरा ऐसा मत है कि आप 215-220 का लेवल आप 1 से 3 महीने में देख सकते हैं। तो IOB आप 215-220 का लेवल आप 1 से 3 महीने में देख सकते हैं। तो IOB से स्विच करके फेडरल बैंक की तरफ आप निवेश कर सकते हैं। जी सर, राजू जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास यूनिटेक लिमिटेड के 15,000 शेयर्स मौजूद हैं और बाइंग
जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास यूनिटेक लिमिटेड के 15,000 शेयर्स मौजूद हैं और बाइंग प्राइस 5 रुपए की है। स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं सर ये। प्राइस 5 रुपए की है। स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं सर ये। So I think, if I'm not mistaken, Unitech Limited. So I think, if I'm not mistaken, Unitech Limited शायद ट्रेड टू ट्रेड काउंटर है, 11 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, सर्किट वाला काउंटर है। 10 रुपया 40 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है पहला, और दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 8 रुपया 70 पैसा के आसपास में आ रहा है। तो आप 8 रुपया 70 पैसा और का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। ऊपर में अगर मैं टारगेट कहूँ तो 15 रुपये का पहला टारगेट है। 15 रुपये अगर अचीवेबल हो जाता है तो दूसरा लेवल जो आएगा वो लगभग 17 रुपये 70 पैसे 18 रुपये का आ सकता है। बट फ्रेंकली अगर आप कहें, मैं यही कहूँगा कि रादर देन होल्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर टू स्विच टू सम गुड पोटेंशियल एंड टेक्निकली एज वेल एज। बट फ्रेंकली अगर आप कहें, मैं यही कहूँगा कि फंडामेंटल स्टॉक्स। जी सर, बजट आने वाला है, थोड़ी सी एफएमसीजी rather than holding this contract is better to switch to some good potential and technically as well as स्पेस की भी बात कर लेते हैं। बार बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो fundamental stocks। जी सर, बजट आने वाला है, थोड़ी सी एफएमसीजी जो है वो रूरल कंजम्पशन बढ़ाने पर खर्च कर सकती है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट एफएमसीजी स्टॉक्स में होने। स्पेस की भी बात कर लेते हैं। बार बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रूरल कंजम्पशन बढ़ाने पर खर्च कर सकती है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट एफएमसीजी स्टॉक्स में होने। आपके पास है कुछ ऐसी पिक सर, अगर आप इस पे थोड़ा सा की चांसेस होंगे। आपके पास है कुछ ऐसी पिक सर, अगर आप इस पे थोड़ा सा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहें। So देखिए, गवर्नमेंट अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहें। So देखिए, गवर्नमेंट का जो आपने रिव्यू दिया वो फॉलोड बाय वी ऑल नो कि का जो आपने रिव्यू दिया वो फॉलोड बाय वी ऑल नो कि मानसून चल रहा है और मानसून में हमेशा मानसून चल रहा है और मानसून में हमेशा एफएमसी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और जिसमें कि मेरे पास में कुछ 3-4 हैं जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। सो आई गो शॉर्टली एंड वेरी फास्टली। मैरिको में चाहें तो आप एक बार निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से लगभग 1616 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो 590 का अच्छा सपोर्ट है, या 590 का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो उसमें निवेश कर सकते हैं। 665 फॉलोड बाय 720 का एक लेवल आप देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से चाहें तो आप आईटीसी में निवेश कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से चाहें तो आप आईटीसी में निवेश कर सकते हैं। 433 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 408 410 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस। 433 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 408 410 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के बाइंग की सलाह रहेगी। 470 400 बना के बाइंग की सलाह रहेगी। 470 480 के लिए अगर उसके ऊपर सस्टेन करें तो 520 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 80 के लिए अगर उसके ऊपर सस्टेन करें तो 520 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर है थोड़ा सा लार्ज कैप में है, वो ब्रिटानिया
दूसरा जो काउंटर है थोड़ा सा लार्ज कैप में है, वो ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, लगभग 5,520 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो 910 रुपये बाइंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री है, लगभग 5,520 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो 910 रुपये बाइंग कर सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया हुआ है। एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया हुआ है। 5,300 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 5। 5,300 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 5,900 टू 6,000 इन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। अगर थोड़ा टाइम बड़ा है तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू 900 to 6,000 in the shorter term time frame. अगर थोड़ा टाइम बड़ा है तो it has the potential to go all the way to 6,300 to 6,400 also. जी सर। Go all the way to 6,300 to 6,400 also. जी सर। सर अगला सवाल सियाराम मीना जी का है और ये लिखते हैं कि सर आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। इनका सवाल है सर कि बजाज ऑटो के 11 शेयर्स हैं इनके पास, बाइंग प्राइस 9,465 रुपये की है सर, और आपकी राय चाहते हैं। तो देखिए, बजाज ऑटो के बारे में यही कहूँगा कि पहले तो बने रहिए। नो डाउट ऊपर में बिकवाली देखने को मिली थी और वो बिकवाली जो थी वो लगभग 10,000 से थी, लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे 9,300 के आसपास में उसने एक थी, लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे 9,300 के आसपास में उसने एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की है। तो 9,300 और 9,000 बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की है। तो 9,300 और 9,100 ये दो लेवल है नीचे में जो एक सपोर्ट की तरह प्ले आउट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है इसको जो ये दो लेवल है नीचे में जो एक सपोर्ट की तरह प्ले आउट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है इसको जो दे रहा है वो लगभग 9,720 का है। तो एक बार 9,720 क्रॉस होते हुए अगर आप दे रहा है वो लगभग 9,720 का है। तो एक बार 9,720 क्रॉस होते हुए अगर आप देखेंगे तो इसमें आप बाइंग देखने को मिलेगी और ये दोबारा रीटेस्ट करेगा 10,000 देखेंगे तो इसमें आप बाइंग देखने को मिलेगी और ये दोबारा रीटेस्ट करेगा 10,000 10,200 के लेवल को। तो 9,100 का 10,200 के लेवल को। तो 9,100 का स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह, लेकिन जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ से जो इसको स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह, लेकिन जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ से जो इसको टिकल मिल सकता है ऊपर के लिए वो 9,720 का है। एक बार 9,720 क्रॉस होते हुए अगर आप देखेंगे टिकल मिल सकता है ऊपर के लिए वो 9,720 का है। एक बार 9,720 क्रॉस होते हुए अगर आप देखेंगे तो जो पहला लेवल रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट होगा वो 10,000 और फिर दूसरा होगा 10,200। तो जो पहला लेवल रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट होगा वो 10,000 और फिर दूसरा होगा 10,200 का। तो बने रहने की सलाह, लेकिन 9,100 का स्टॉप लॉस। जी सर। सर और तो बने रहने की सलाह, लेकिन 9,100 का स्टॉप लॉस। जी सर। सर ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स भी उस पर भी काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हैं, काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन स्पेस से टाटा मोटर्स भी उस पर भी काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हैं, काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अभी लगता है अपना 1,050 का ब्रेकआउट देने वाला, उस पर आपका कोई व्यू कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अभी लगता है अपना 1,050 का ब्रेकआउट देने वाला, उस पर आपका कोई व्यू सर? तो देखिए 1,040 1,050 रेजिस्टेंस की तरह तो है।
तो देखिए 1040 1050 रेजिस्टेंस की तरह तो है, और ट्रेंड भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा नरमाइश का था, लेकिन और ट्रेंड भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा नरमाइश का था, लेकिन दोबारा एक बेस फॉर्मेशन बना के इसने एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की है। लगभग 970 के आसपास में इसने आप देखेंगे तो बाइंग वहाँ पर देखने को मिली है। फिर दोबारा अभी लगभग 1000 के आसपास के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रेश बाइंग बनती है, नो डाउट। ये लेवल पे या 970 या 975 या 980 के लेवल पे भी आता है, तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 945 का लगा के चलिए। रेजिस्टेंस या टारगेट जो रहेगा वो पहला रहेगा 1040 का, उसके ऊपर सस्टेन हुआ या टारगेट जो रहेगा वो पहला रहेगा 1040 का, उसके ऊपर सस्टेन हुआ। तो दूसरा जो लेवल रहेगा वो 1090 1095 का रहेगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, तो मेरा ऐसा दूसरा जो लेवल रहेगा वो 1090 1095 का रहेगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मत है कि किसी दिन अगर बिकवाली इसमें आती है तो 980 पे बाइंग कीजिए, 940 का मत है। किसी दिन अगर बिकवाली इसमें आती है तो 980 पे बाइंग कीजिए, 940 का 45 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 1040 फॉलोड बाय 1000 45 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 1040 फॉलोड बाय 1090। जी सर। जी सर, अगला सवाल देवेश जी का आ रहा है और ये जी सर। जी सर, अगला सवाल देवेश जी का आ रहा है और ये लिखते हैं कि सर मेरे पास नैल्को के 150 शेयर्स मौजूद हैं, बाइंग प्राइस 190 रुपए की है। शॉर्ट लिखते हैं कि सर मेरे पास नैल्को के 150 शेयर्स मौजूद हैं, बाइंग प्राइस 190 रुपए की है। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होना चाहिए? नैल्को इस समय 9 टर्म में क्या टारगेट होना चाहिए? नैल्को इस समय 926 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या राइट, और इनकी खरीदी नैल्को सर नेशनल एल्यूमिनियम सर 198। अच्छा, नेशनल, ओके, नेशनल एल्यूमिनियम, ओके, मुझे नैल्को लगा। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 198 का के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसके दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, 190 और फॉलोड बाय 180। तो पहला मत तो यही रहेगा कि बने रहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 190 185 के 195 के आसपास में आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 180 का एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। टारगेट जो रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो 215 और 235 के रहेंगे। वो 1 महीने से 3 महीने के लिहाज से टारगेट है। मेरा ऐसा मत है कि इसमें पोटेंशियल है 200 के लिहाज से टारगेट है। मेरा ऐसा मत है कि इसमें पोटेंशियल है 213 के लेवल को टच करने का, और 206 का इसका 50 वीक हाई है। तो मिनिमम टारगेट तो 213 के लेवल को टच करने का, और 206 का इसका 50 वीक हाई है। तो मिनिमम टारगेट तो 213 215 का है। लेकिन मेरा ऐसा मत है चार्ट के अनुसार वॉल्यूम पे 13 215 का है। लेकिन मेरा ऐसा मत है चार्ट के अनुसार वॉल्यूम पैटर्न फॉलोड बाय दी चार्ट पैटर्न ये 230 तक भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 से 3 महीने रुकना फॉलोड बाय दी चार्ट पैटर्न ये 230 तक भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 से 3 महीने रुकना। फ्रेश बाइंग के लिए 190 195 के लिए तो 230 का टारगेट रहेगा, 180 का स्टॉप लॉस। फ्रेश बाइंग के लिए 190 195 के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। जी जी सर। सर नमेश जी का सवाल आ रहा है, ये अशोक बाइंग कर सकते हैं। जी जी सर। सर नमेश जी का सवाल आ रहा है, ये अशोक हायरिंग पर फ्रेश एंट्री के बारे में आपकी एडवाइस जानना चाहते हैं।
लेलैंड और मदरसन सुमी वायरिंग पर फ्रेश एंट्री के बारे में आपकी एडवाइस जानना चाहते हैं। मदरसन सुमी वाई मदरसन सुमी वायरिंग देखिए मदरसन सुमी को पहले देखिए मदरसन सुन्नी को पहले हम लेते हैं लगभग 80 रुपये से का हाई मार्केट हम लेते हैं लगभग 80 रुपये से का हाई मार्केट, जो कि इफ आई एम नॉट मिसिंग इसका 52 वीक हाई था, वहाँ से हाई मार्केट इसमें जो बिकवाली आई है वो जो कि इफ आई एम नॉट मिसिंग इसका 52 वीक हाई था, वहाँ से हाई मार्केट इसमें जो बिकवाली आई है वो अब बाइंग लेवल पे आई है। अब इसका बाइंग लेवल है लगभग 70-72 अब बाइंग लेवल पे आई है। अब इसका बाइंग लेवल है लगभग 70-72 रुपये का एक बाइंग लेवल है। इस लेवल पे आप बाइंग करें, 70-72 के बीच में आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 70 रुपये का एक बाइंग लेवल है, इस लेवल पे आप बाइंग करें, 70-72 के बीच में आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 69 रुपीज़ का लगा के चलिए। ऊपर में जो टारगेट स्टॉप लॉस आप 69 रुपीज़ का लगा के चलिए। ऊपर में जो टारगेट पहला रहेगा 80 रुपये का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 88 पहला रहेगा 80 रुपये का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 88 का। तो मदरसन सुमी 70 और 72 के बीच में आए तो बाइंग करो, 69 का स्टॉप लॉस प्ले फॉर 80। तो मदरसन सुमी 70 और 72 के बीच में आए तो बाइंग करो, 69 का स्टॉप लॉस प्ले फॉर 80 एंड 88। अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट हाइट ऑफ एन हायर बॉटम फॉर्मेशन 88। अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट हाइट ऑफ एन हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 245 का 52 वीक हाई था, वहां से इसने गिरावट में ट्रेड कर रहा था। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 245 का 52 वीक हाई था, वहां से इसमें गिरावट आई है। अब आके इसने एक बेस बनाया, एक जहां पर बाइंग आपको देखने को मिलेगी 200 अब आके इसने एक बेस बनाया, एक जहां पर बाइंग आपको देखने को मिलेगी 220 से 225 के बीच में। 229 का भाव चल रहा है तो मेरा ऐसा मतलब है कि 220 पे अगर ये मिलता है 20 से 225 के बीच में, 229 का भाव चल रहा है तो मेरा ऐसा मतलब है कि 220 पे अगर ये मिलता है तो आप वहां पर बाइंग कीजिए। 208 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 2। तो आप वहां पर बाइंग कीजिए, 208 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 245। ये पहला एक रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा 245 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 45, ये पहला एक रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा 245 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 220 पे आता है तो बाइंग करें। 200 सेकंड लेवल टू वॉच विल बी 265 268। तो 220 पे आता है तो बाइंग करें, 208 का स्टॉप लॉस। जी सर। सर अगला सवाल गौरी जी का है और ये पूछ रहे हैं कि सर इनके का स्टॉप लॉस। जी सर। सर अगला सवाल गौरी जी का है और ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास बीएससी के शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस 2900 रुपये की है सर। शेयर काफ़ी गिर चुका है सर। पास बीएससी के शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस 2900 रुपये की है सर। शेयर काफ़ी गिर चुका है सर अपने ऑल टाइम हाई से, फिलहाल 2400 पे अपने ऑल टाइम हाई से, फिलहाल 2400 पे। यस,
देखो बीएससी का अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो वीक है। अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। कोई भी मूविंग एवरेज ले लीजिए, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उनके नीचे ही ट्रेड करा और वॉल्यूम के समय में गिरावट आई है। तो साइन तो और नेगेटिविटी के हैं। लगभग 2300-2100 तक के लेवल नीचे में खुले हुए हैं जो कि अचीवेबल हो सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि एक बार अपना लॉस बुक करके निकल जाइए, और जैसे कि हमने और स्टॉक्स पे जो डिस्कशन किया हुआ आप उसमें निवेश बुक करके निकल जाइए, और जैसे कि हमने और स्टॉक्स पे जो डिस्कशन किया हुआ आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो बीएससी का ट्रेंड वीक है। अच्छा, 2600 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर सकते हैं तो बीएससी का ट्रेंड वीक है। अच्छा, 2600 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है या बंद होता है तब आप मान के चल सकते हैं कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देता है या बंद होता है तब आप मान के चल सकते हैं कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए से। अदरवाइज कोई भी उछाल में आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। ट्रेंड अभी वीक है, कोई भी बेस फॉर्मेशन नहीं है, नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट हो रहा है। जी सर। सर अगला सवाल ओम प्रकाश जी का है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साउथ इंडियन बैंक, इन दोनों बैंक्स पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक्स को पहले हम लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक्स का अगर हम चार्ट देखें और ट्रेंड देखें तो अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। लेकिन नीचे में अगर हम देखें तो 23 रुपये के आसपास में लेकिन नीचे में अगर हम देखें तो 23 रुपये के आसपास में, और ऊपर में अगर हम देखें तो 31 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब कभी भी ऐसा रेंज अगर और ऊपर में अगर हम देखें तो 31 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब कभी भी ऐसा रेंज अगर निकल के आती है तो हमको ये लेना चाहिए कि लोअर बैंड के आसपास में अगर ये मिलता है निकल के आती है तो हमको ये लेना चाहिए कि लोअर बैंड के आसपास में अगर ये मिलता है 23 रुपये का जो सपोर्ट है तो 24 रुपये या 25 रुपये के आसपास में मिलते तो वहाँ पर 23 रुपये का जो सपोर्ट है तो 24 रुपये या 25 रुपये के आसपास में मिलते तो वहाँ पर आप बाइंग करें। 31 रुपये का अगर अपर बैंड का रेजिस्टेंस है तो 30 और 31 बाइंग करें। 31 रुपये का अगर अपर बैंड का रेजिस्टेंस है तो 30 और 31 रुपये के आसपास में आप बिकवाली करके निकल जाए। ट्रेंड अभी भी वीक है। ऑल्टरनेटिव में मैंने रुपये के आसपास में आप बिकवाली करके निकल जाए। ट्रेंड अभी भी वीक है। ऑल्टरनेटिव में मैंने एक बैंक का आपको एग्जांपल भी दिया है, फेडरल बैंक, मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है, तो चाहें तो आप उसमें निवेश एक बैंक का आपको एग्जांपल भी दिया है, फेडरल बैंक, मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है, तो चाहें तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक उतना मजबूत नहीं है। अगर कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक उतना मजबूत नहीं है। अगर चाहें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हटके प्राइवेट सेक्टर बैंक से हटके आप पीएसयू बैंक में अगर आप निवेश करें तो कैनरा बैंक थोड़ा और बेटर। पीएसयू बैंक में अगर आप निवेश करें तो कैनरा बैंक थोड़ा और बेटर है। चार्ट के अनुसार लगभग 117 के आसपास में इस समय ये ट्रेड कर रहा है। चार्ट के अनुसार लगभग 117 के आसपास में इस समय ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मत है कि 112 के आसपास में अगर ये मिलता है आपको तो मेरा ऐसा मत है कि 112 के आसपास में अगर ये मिलता है आपको तो आप बाइंग कर सकते हैं 106 का स्टॉप लॉस लेके एंड देन प्रेफर द टारगेट ऑफ 125 टू 128। आप बाइंग कर सकते हैं
106 का स्टॉप लॉस लेके एंड देन प्रेफर द टारगेट ऑफ 125 टू 128। आईडीएफसी फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट जो चार्ट है वो इस समय ये दर्शा रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। 80 पे जो है 80 से 82 के बीच में एक एक्यूमुलेशन हुआ है और ये आपको 86, 87 तक लेके जा सकता है। तो 78 का अच्छा सपोर्ट है, वो अगर लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक बने रहिए। चाहे तो आप और भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 86 का रहेगा। 86 के अगर ऊपर सस्टेन हो गया तो दूसरा जो लेवल रहेगा वो 92 का रहेगा। जी सर। अगला सवाल सर अमित कुमार का है। इनके पास कॉनकोर के शेयर्स मौजूद हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 1020 रुपये की। सर टारगेट जानना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छा स्टॉक है, बाइंग आज देखने को भी मिली है। स्टॉक में लगभग 2.5% ऊपर है। 980 का अच्छा सपोर्ट है, तो 980 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। रही बात टारगेट की, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1060 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1200-1210 का अच्छा एक रेजिस्टेंस है। अगर वो एक जहाँ पर आपको देख सकते हैं बिकवाली होते हुए देख सकते हैं, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 1340 का दूसरा लेवल रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1200 फॉलोड बाय 1340 ये दो टारगेट रहेंगे। 960 का अच्छा सपोर्ट, आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। जी सर, अवनीश जी का सवाल आ रहा है। सर ये इरेडा पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 109 रुपये की। सो एरिडा के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप देखिए कि स्टॉक लगभग 19 जून के आसपास में लगभग 170-173 के आसपास में था और उसके बाद में सडनली इसमें स्प्रूट आया जो कि उसको लगभग 222 के आसपास तक लेके गया। 228 का उसका एक 52 वीक हाई है। पोटेंशियल अभी भी बाकी है स्टॉक्स में। तो किसी ने अगर रैली मिस करी है तो मेरा ऐसा मत है करंट भाव से लेके 215 तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि 200 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। टारगेट जो रहेगा शॉर्ट टर्म में वो लगभग 260-265 का रहेगा। 1 से 3 महीने के लिए ऐसे वो अचीवेबल टारगेट है। तो मौजूद सर या कोई डिप आता है तो बाइंग की है। 200 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 260-265। जी सर। जी सर, अगला सवाल हमारे पास दीपक जी का आ रहा है और ये पूछते हैं कि सर GMR इंफ्रा में इनके पास 300 क्वांटिटी मौजूद है और बाइंग प्राइस 85 रुपीज़ की है। पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं अभी भी। देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। रही बात लॉन्ग टर्म की तो मैं ये कहूँगा चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें। तो जो पेपर पे ही प्रॉफिट रहेगा, ये बहुत ट्रेडर्स के मेंटेलिटी है, तो प्रॉफिट जरूर बुक करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ज़रूर कहूँगा इनको कि 91 का अच्छा एक सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। वो अगर ब्रेक होता है तो निकलने की सलाह रहेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो आपको 106, 108 के आसपास में। दूसरा जो रेजिस्टेंस 120 का रहेगा। तो 120 का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 3 से 6 महीने के लिहाज से आप पकड़ के चलिए कि 3 से 6 महीने के लिहाज से वो एक टारगेट है जो अचीव हो सकता है। वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 91 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें और 106 और 120 ये दो लेवल ध्यान में रखें जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। जी सर। जी सर। सर पूजा जी का सवाल आ रहा है। ये IDFC फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो IDFC फर्स्ट जो चार्ट है वो इस समय ये दर्शा रहा है कि एक बेस BEL पर फ्रेश एंट्री के बारे में आपका व्यू जानना चाहती हूँ। फॉर्मेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। 80 पे जो है सो ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है, लेकिन सेकंड लेग ऑफ बाइंग इसमें देखने को मिली थी। 80 से 82 के बीच में एक एक्यूमुलेशन हुआ है और ये अगर आप डेली चार्ट देखें तो आफ्टर मेकिंग अ हाई आपको 86, 87 तक लेके जा सकता है। तो 78 का अच्छा सपोर्ट है, वो अगर लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक बने रहिए। चाहे तो आप और भी एक ऑफ 297 एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और लिमिट कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 86 का रहेगा। 86 के अगर ऊपर सस्टेन हो गया, ये भी देखा कि 4 जून को मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है मिडल लो, स्विंग लो, और तो दूसरा जो लेवल रहेगा वो 92 का रहेगा। जी सर। जी सर। अगला सवाल उसका फिर दोबारा इसमें स्प्रूट आया अपसाइड के, तो 324 के आसपास सर अमित कुमार का है। इनके पास कॉनकोर के शेयर्स मौजूद हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 1020 रुपये की। में ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा स्तर से लेके 314 तक आप बाइंग कर सकते हैं। सर टारगेट जानना चाहते हैं।
तो शॉर्ट टर्म के लिए रही बात स्टॉप लॉस की, तो थोड़ा सपोर्ट थोड़ा डीपर है, लगभग आज से अच्छा स्टॉक है। बाइंग आज देखने को भी मिली है, स्टॉक में लगभग 2.5% ऊपर है। 980 का अच्छा सपोर्ट है, तो 980 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 300-302 के आसपास में है, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। रही बात टारगेट की, तो 350 और दूसरा जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 400 रुपये का आ रहा है, लेकिन 400 रुपये की रही बात टारगेट की, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1060 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1200-1210 का अच्छा एक रेजिस्टेंस है, अगर वो एक जहाँ पर आपको टारगेट के लिए आप 3 से 4 महीना मान के चलिए। तो 357 या 354 फॉलोड बाय देख सकते हैं, बिकवाली होते हुए देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 1340 का दूसरा लेवल रहे। 400 दो टारगेट अच्छे वो ऊपर के लिए हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1200 फॉलोड बाय 1340 ये दो टारगेट रहेंगे। तो रहेगा वो आपका 302 का रहेगा। जी जी सर, अगला सवाल हमारे पास 960 का अच्छा सपोर्ट, आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। जी सर, अवनीश जी का सवाल आ रहा है सर, ये इरेडा पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। आ रहा है किरण जी का, और ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास सीजी पावर के 2000 इनकी बाइंग प्राइस है 109 रुपये की। सो एरिडा के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप देखिए कि स्टॉक्स लगभग शेयर्स मौजूद हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 79 रुपीज़ की है सर। लॉन्ग टर्म का टारगेट है इनका 19 जून के आसपास में लगभग 170-173 के आसपास में था, और उसके बाद में सडनली इसमें स्प्रूट आया जो कि इसको लगभग 222 के आसपास से लेके गया। 228 का उसका एक 52 वीक हाई है। पोटेंशियल अभी भी बाकी है स्टॉक्स में, तो किसी ने अगर रैली मिस करी है तो मेरा ऐसा मत है करंट भाव से लेके 215 तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि 200 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। टारगेट जो रहेगा शॉर्ट टर्म में वो लगभग 260-265 का रहेगा। 1 से 3 महीने के लिए ऐसे वो अचीवेबल टारगेट है। तो मौजूद सर या कोई डिप आता है तो बाइंग की है, 200 का स्टॉप लॉस प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 260-265। जी सर। जी सर, अगला सवाल हमारे पास दीपक जी का आ रहा है, और ये पूछते हैं कि सर जीएमआर इंफ्रा में इनके पास 300 क्वांटिटी मौजूद है और बाइंग प्राइस 85 रुपीज़ की है। पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं अभी भी सर। 79 रुपीज। देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, रही बात इसकी बाइंग है, और इस समय 769 का भाव है, राइट जी। लॉन्ग टर्म की तो मैं ये कहूँगा चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट देखिए यही इन्वेस्टर्स लोग हैं। आप नोटिस कीजिए कि रफली अराउंड जरूर बुक करते रहें, तो जो पेपर पे ही प्रॉफिट रहेगा, ये बहुत ट्रेडर्स के मेंटेलिटी है, तो प्रॉफिट जरूर बुक करें। 9 to 10x स्टॉक्स हो गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं जरूर कहूँगा इनको कि 91 का अच्छा एक सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। वो अगर ब्रेक होता है तो निकलने की सलाह रहेगी। ऊपर में जो तो पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि स्टॉक्स रेजिस्टेंस है वो आपको 106 108 के आसपास में। दूसरा जो रेजिस्टेंस 120 का रहेगा, तो 120 का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 3 से 6 महीने के लिहाज से आप पकड़ के चलिए कि 3 से 6 महीने के लिहाज से वो एक टारगेट है जो अचीव हो सकता है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 90 बने रहने की सलाह रहेगी। 670 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जरूर लें, 1 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें, और 106 और 120 ये दो लेवल ध्यान के चलिए। अगर वो इनके ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बने रखिए जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। जी सर। जी सर। सर पूजा जी का सवाल आ रहा है, ये BEL पर फ्रेश एंट्री के बारे में आपका व्यू जानना चाहती हूँ सर। बने रहिए। अगर किसी का व्यू 1 से 2 साल का है तो मौजूदा ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है, लेकिन सेकंड लेग ऑफ बाइंग इसमें देखने को मिली थी सर से, लेकिन 740 तक के लेवल जो हैं आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखें तो आफ्टर मेकिंग अ हाई, और जो ऊपर के जो टारगेट है वो लगभग 150 से लेके 1050 से लेके ऑफ 297 एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। और हमने ये भी देखा कि 4 जून को मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है मिडल लो स्विंग लो, और 1070 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 609 का जो सपोर्ट है आप उसका एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए एंड लुक फॉर द उसका फिर दोबारा इसमें एक स्पूट आया अपसाइड के, तो 324 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा स्तर से लेके 314 तक आप बाइंग कर सकते हैं, टारगेट ऑफ 1050 to 1060। जी
थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो थोड़ा सपोर्ट थोड़ा डीपर है, लगभग 300-302 के आसपास में है, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए, और मैं चाहूँगा सर हम पहली बार टारगेट की तो 350, और दूसरा जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 400 रुपये का आ रहा है, लेकिन 400 रुपये के टारगेट के लिए आप 3 से 4 महीना मान के चलिए, तो 357 या 354 फॉलोड बाय। हम ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बेहतर इन्वेस्टर बनाएं। 400 ये दो टारगेट अच्छे वो ऊपर के लिए हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 302 का रहेगा। जी जी सर, अगला सवाल हमारे पास आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर। जी आ रहा है किरण जी का, और ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास सीजी पावर के 2000, और दर्शकों को भी बता दें कि जो भी सवाल हम आज नहीं ले पाए हैं हम अपने मंडे के सेशन में उसे लेने के शेयर्स मौजूद हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 79 रुपीज़ की है सर। लॉन्ग टर्म का टारगेट है इनका सर 79 रुपये की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए, और आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है, उसे स्कैन करिए। इसकी बाइंग है, और इस समय 769 का भाव है, राइट जी, ये जागरण बिजनेस के साथ जुड़िए और देखते रहिए आपकी शेयर हमारी राय। देखिए यही इन्वेस्टर्स लोग हैं, आप नोटिस कीजिए कि रफली अराउंड 9 to 10x स्टॉक्स हो गया, और फिर भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि स्टॉक्स अच्छा बने रहने की सलाह रहेगी। 670 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जरूर लेके चलिए, अगर वो इनके ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बने रहिए। अगर किसी का व्यू 1 से 2 साल का है तो मौजूदा से लेकर 740 तक के लेवल जो हैं आप बाइंग कर सकते हैं। और जो ऊपर के जो टारगेट हैं वो लगभग 150 से लेके 1050 से लेके 1070 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 600 9 का जो सपोर्ट है आप उसका एक ट्रेडिंग स्टॉप जरूर बना के चलिए, एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 1050 to 1060। जी थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए, और मैं चाहूँगा सर हम ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बेहतर इन्वेस्टर बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर। जी, और दर्शकों को भी बता दें कि जो भी सवाल हम आज नहीं ले पाए हैं हम अपने मंडे के सेशन में उसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए, और आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है, उसे स्कैन करिए, जागरण बिजनेस के साथ जुड़िए और देखते रहिए आपकी शेयर हमारी राय।